हेलो, नमस्कार। मैं प्रभुराम लखानी वाले सर। आज अपन पढ़ते हैं पनामा नहर। पिछली बार पढ़ा था अपन ने स्वेज नहर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज पढ़ते हैं अपन पनामा नहर, जो दो महाद्वीपों को अलग कर रही है। यहाँ पे ये जो मैंने ये मैप बनाया है, यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दोनों स्थलखंड से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ मानव निर्मित एक पनामा नहर बनाई गई है। इस पनामा नहर के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली बार अपन ने स्वेज नहर के बारे में पढ़ा था, अब बढ़ते हैं ये पनामा नहर। अब इस मैप में देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। और यहाँ महासागर की बात करें तो यहाँ इस साइड में महासागर है, वो है अटलांटिक महासागर, और इधर की तरफ में जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। अभी जो पनामा नहर बनाई है, यहाँ इन दोनों को काट करके, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक देश है जिसका नाम है पनामा। और इस पनामा देश से यहाँ से काट करके जो बनाई है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों के पानी को मिला दिया, दोनों महासागर को मिला दिया। तो ये दोनों महासागरों को मिलाने वाली जो नहर है उसका नाम है पनामा नहर। अब यहाँ पे थोड़ा अपन समझते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका में देश है अमेरिका, और अमेरिका के यहाँ पे इस तट पे, ये पूरी तट पे यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पे देश है उसका नाम है न्यूयॉर्क। एक पूरी तट पे और एक पश्चिमी तट पे। इन दोनों को यदि कुछ भारी सामान लाना है, लो इस्पात वगैरह कहीं लाना है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क से यदि सैन फ्रांसिस्को जाना है तो न्यूयॉर्क से यहाँ से चक्कर लगा करके इधर दक्षिण अमेरिका के नीचे से होते हुए यहाँ सैन फ्रांसिस्को यहाँ पहुंचना पड़ता। अब बताइए आप कितनी दूरी है, पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चक्कर लगा करके फिर आना। और जब से ये पनामा नहर का निर्माण हो गया तो अब ये चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से न्यूयॉर्क से यहाँ से जहाज चले, यहाँ से पनामा नहर होते हुए यहाँ पहुंच के सैन फ्रांसिस्को। तो ये पनामा नहर निर्माण होने के कारण सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, आर्थिक फायदा, वो हुआ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब यहाँ पे जो अमेरिका देश है, और यहाँ पे जो एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको नाम सुना होगा। और दक्षिणी अमेरिका में ऊपर की तरफ में जो देश है उनका अपन नाम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो देश है, यहाँ पे वो है वेनेजुला, यहाँ पे कोलंबिया देश है, यहाँ पे कोलंबिया, और यहाँ इक्वाडोर है, यहाँ पे पेरू है, और यहाँ इस तट पे प्रशांत महासागर के तट में एक लंबी लाइन की तरफ जो देश है वो है चिली देश है। ऐसी लंबी लाइन में पूरी तट, दक्षिण अमेरिका का जो ये पूरी तट है, इस पूरी तट पे पूरा का पूरा जो देश है एक लंबी लाइन के रूप में वो है चिली। अब अपन पनामा नहर के बारे में पढ़ते हैं कि जब अमेरिका जब आजाद हुआ, और उसके बाद यहाँ की जो औद्योगिक क्रांतियां, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बढ़िया चलने लगी। जब डेमोक्रेसी शासन हुआ तो धीरे धीरे अब ये देश एक ही है लेकिन दो राज्य, यहाँ सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। यहाँ से भारी सामान ले जाने के लिए इनको दक्षिण अमेरिका से चक्कर लगाना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि क्यों नहीं यहाँ पे जो पनामा देश है, इन पनामा देश का स्थलखंड को काट करके ये समुद्र जो अंटार्कटिक है और ये जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, क्यों नहीं इन दोनों को मिला। और इंजीनियरों की ये जो सोच थी ये कामयाब हो गई। और फिर उन्होंने 1914, डेट याद रखना, 1914 15 अगस्त 1914 में ये नहर खुदाई करके तैयार कर दी, नहर बना दी। अब ये जो नहर प्रणाली है ये है लॉक्स प्रणाली। आपने कहीं जगह देखे होंगे मकान वगैरह बने, उनको लॉक के द्वारा ऊपर भी उठाया जाता है। एक मकान बने हुए मकान को लॉक के द्वारा आगे भी खिसका देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस नहर में लॉक्स प्रणाली। अब देखो यहाँ पे जो लॉक्स प्रणाली है इसको अपन थोड़ा पढ़ते हैं। ये पनामा नहर है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है पनामा, और पनामा नहर में 1881 के लगभग अमेरिका के कुछ इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये पनामा नहर में अपन जमीन खरीद लेते हैं, खरीद करके यहाँ से काम शुरू कर देते हैं और शुरू करके नहर बना देते हैं। तो यहाँ पे पूरा अमेरिका से ये खरीद करके इस इलाके को अमेरिका ने यहाँ पनामा नहर का कार्य शुरू किया, और 15 अगस्त 1914 में ये कार्य पूरा हो गया। और ये फिर 1914 से लगा करके सन 2000 तक
इस नहर पे पूरा का पूरा कब्जा है वो कब्जा अमेरिका का ही रहा। और सन 2000 में अमेरिका ने इस पनामा नहर को पनामा देश को ही दे दी कि ये अब आपके अंडर में रहेगी, आपके अधीन में रहेगी, हमारा अधिकार अब खत्म। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को और यहाँ पे न्यूयॉर्क। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जब ये पनामा नहर नहीं बनी थी तो उस समय इतना चक्कर लगा करके आना पड़ता था। अब ये जब पनामा नहर बन गई है तो यहाँ पे देखो कितनी दूरी बच गई है, लगभग 13 किलोमीटर। यानी सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। पहले 13,000 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता। और यहाँ पे न्यू ऑरलियंस से लगा करके सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे जाना है तो अब ये दूरी लगभग हो गई है कम 9,000 किलोमीटर। और यहाँ पे यदि देखेंगे प्रशांत महासागर पे पास में यहाँ पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क से यदि ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पूरी तट पे एक नगर है जिसका नाम है सिडनी। न्यूयॉर्क से यदि हमारे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पहले हमारे को ये दक्षिण अमेरिका के पूरा चक्कर लगा करके फिर यहाँ सिडनी पहुंचना पड़ता था। लेकिन अभी न्यूयॉर्क यहाँ पे है, यहाँ से होते हुए पनामा नहर और पनामा नहर से होते हुए सीधे अपन पहुंच गए सिडनी। यानी लगभग ये 6,500 किलोमीटर की दूरी कम होगी पनामा नहर निर्माण के कारण। जब से पनामा नहर बनी तब से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर के लोग हैं, न्यूयॉर्क के पास का यहाँ कोई जहाज है, इसको यदि सिडनी जाना है तो 6,500 किलोमीटर की दूरी कम। अब देखो अपन ये पढ़ते हैं कि इसमें लॉक्स प्रणाली, इसमें 3 लॉक है। लॉक यानी यहाँ पे कुछ झीलें हैं और वो झील तक जहाज को झील तक पहुंचने के लिए लॉक सिस्टम से ऊपर उठाया जाता है। यानी 26 किलोमीटर ये जो समुद्र तल है, यहाँ से जो लॉक प्रणाली, यहाँ पे ऊपर जो झील है वो 26 मीटर के लगभग ऊंची है, इसलिए उसको 26 मीटर के लगभग ऊपर उठाया जाता है। अब देखो इस नहर का सबसे पहले अपन लंबाई चौड़ाई पढ़ लेते हैं। इस नहर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, गहराई कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखो ये जो पनामा नहर है, पनामा नहर, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 90 मीटर है और इसकी गहराई 12 मीटर है। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है और 90 है वो मीटर है। यहाँ गलती मत करना, 90 किलोमीटर मत लिख देना, इतनी चौड़ी नहीं, 90 मीटर है और गहराई है वो है 12 मीटर। अब देखो अपन इसका लॉक सिस्टम समझ लेते हैं कि ये जो नहर बनी है, इस नहर में 3 लॉक बने हुए, वो लॉक क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं इस टाइप में एक नहर बना देता हूँ। ये एक नहर है, मान लीजिए पनामा, और यहाँ पे 3 लॉक, एक लॉक यहाँ पे, एक यहाँ बीच में और तीसरा यहाँ पे, ये 3 लॉक। और ये जो तट है, ये तट यहाँ पे अटलांटिक है और यहाँ वाला तट है वो है प्रशांत महासागर। यानी ये नहर बनी है, इस नहर में इधर वाला जो तट है वो है प्रशांत महासागर का और इधर वाला है वो है अटलांटिक का। तो इन तीनों लॉक के नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रशांत महासागर के पास जो ये लॉक है इसका नाम है मिराफ्लोर लॉक्स। दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है। दूसरा नंबर जिसका नाम है उसका नाम है पेड्रोमिकट, ये एकदम बीच में रहेगा। और तीसरा नंबर है उसका नाम है गाटून लॉक्स। ये 3 लॉक्स आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इस नहर के जो 3 लॉक्स है, ये कई बार पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर लॉक्स अंकित कीजिए, क्रम के अनुसार अंकित कीजिए। तो यहाँ पे देखो अटलांटिक में जो पहला लॉक है उसका नाम है गाटून। बीच में वो है पेडोमिकट, बीच में है उसका नाम है पेडोमिकट।
और सबसे लास्ट प्रशांत महासागर के तट पे, प्रशांत महासागर के जो तट पे है उसका नाम है मिराफ्लॉस लॉक। ये 3 लॉक है और 3 लॉक के द्वारा अब देखो यहाँ पे जो भारी सामान, उद्योग का सामान, खाद्यान्न है वो अब आसान हो गया। देश एक अमेरिका, लेकिन अब इस अमेरिका को इस तट, पूरी तट से पश्चिमी तट आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जब भी पनामा नहर नहीं बनी थी तो उनको पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा करके यहाँ आना पड़ता था। तो अमेरिका की आर्थिक दृष्टि से ये जो नहर है वो बहुत लाभदायक है, पनामा नहर। और 85 साल तक अमेरिका का इस नहर पे कब्जा रहा और सन 2000 में उन्होंने पनामा देश को सौंप दिया। यहाँ पे एक पनामा देश है, आपको पता ही है। ये इसका नाम पनामा क्यों रखा है? क्योंकि ये पनामा देश से निकाली हुई है। यहाँ छोटे छोटे देश है, लगभग 5-7 देश, इसको इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका, तो इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं संयुक्त उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देश। तो यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे मैक्सिको देश है, यहाँ पे कोलंबिया है, पनामा के जस्ट पास में कोलंबिया है और यहाँ पे वेनेजुला है। भारत ने जब नोटबंदी की थी तो वेनेजुला ने भी नोटबंदी की थी। हमारे देश में मोदी जी ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो वेनेजुला यहाँ पे देश उसने भी किया, लेकिन उसकी जो नोटबंदी किया वो फेल हो गई, लोग सब सड़कों पे आ गए और वापस उनको नोट चलाने पड़े। तो वो देश यहाँ दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला और यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ इक्वाडोर जस्ट पास में, यहाँ पे एक देश है इक्वाडोर, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है पेरू, और यहाँ पे ये जो दक्षिण अमेरिका का जो ये इधर वाला जो पूरी तट है, इस तट पे जो देश है वो चिली देश, चिली, ये पूरा का पूरा चिली देश। और ये है उत्तरी अमेरिका। तो इस टाइप में पनामा नहर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और भी कई सारी सुविधाओं में देखा जाए तो पनामा नहर ने एक नई औद्योगिक क्रांति ला दी, देशों को बहुत नजदीक ले आए। देशों के पास जो पहले दूरी अधिक थी 13,000 किलोमीटर, अब 13,000 किलोमीटर में घंटे अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा घंटे होंगे, तो इतना समय बचत कर लिया है पनामा नहर। और पहले अपन ने पढ़ा था स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो वो उधर थी, अफ्रीका और यूरेशिया को अलग करने वाली नहर, और ये है पनामा। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि या तो ये किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो कौन से 2 महाद्वीप है? एक है उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिण अमेरिका। किन 2 महासागरों को मिलाती है? किन 2 महासागरों को मिलाती है? इधर की तरफ में प्रशांत महासागर है और इधर की तरफ में अटलांटिक। जैसे स्वेज नहर है वो किन 2 सागरों को मिलाती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, पहले अपन ने पढ़ा था। इसी टाइप में ये जो पनामा नहर है ये 2 महासागरों को मिलाती है, एक है अटलांटिक और एक है प्रशांत महासागर। काफी दूरी की बचत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ इससे, और अमेरिका का कब्जा भी रहा और फिर अब इसको पनामा दे दिया। यहाँ पे जो एक खाड़ी है, ये इसको मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मैंने मैप बनाया था, ये पनामा नहर के बारे में अपन ने पढ़ा। अगला और टॉपिक में लॉक्स के बारे में और आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।